शकुंतला देवी का एक भरा पूरा परिवार था जिसमें उसके 2 बेटे 2 बहुएं, एक बेटी एक पति और जिसमें से बड़ी बहू के 2 बच्चे थे। वो थोड़ी कंजूस किस्म की भी थी। बढ़ते सब्जियों के भाव देख इतने बड़े परिवार का पेट पालना अब उसके लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। आग लगी इन सब्जियों के दाम को जो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ऐसे में इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करना कोई आसान काम नहीं है। आलू, प्याज, गोभी, बैंगन, फली, सीताफल सब कितना महंगा हो गया है। ऊपर से इस घर में सबके अलग अलग नखरे, किसी को ये नहीं खाना, किसी को वो नहीं खाना। अब बताओ इतनी महंगी सब्जियां लाने में कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। उफ़ माँ जी, अब हमें रोज रोज सब्जियों के दाम बताने से मंडी में उनके दाम कम तो नहीं हो जाएंगे ना? दाम तो वही रहेंगे ना। खैर, अब ये बताइए खाने में क्या सब्जी बनाऊं? जल्दी बताइए, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। अरे क्या देर हो रही है? तू कौन सी प्रधानमंत्री है जो तेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग छूटी जा रही है? हाय, इससे अच्छा तो अपना गांव होता था जहां ढेर सारी सब्जियां उगाओ और मुफ्त में खाओ। एक तो शहर के खाने में इतनी मिलावट, ऊपर से इतनी महंगी। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी गांव से शकुंतला की ननद यानी कि बुआ जी उनके घर बड़ा सा थैला ले आ जाती है। अरे जीजी, आप ले भाई, ये थैला पकड़, तेरे लिए गांव से सब्जी उठा कर लाई हूँ। सब्जी का नाम सुनकर तो शकुंतला देवी के मुंह पर जैसे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या सब्जी लाई हो जीजी? बड़ी बुआ जी के पैर छुओ और फिर इनके खाने का बढ़िया सा इंतजाम करो। माँ जी, अब खाने में क्या बनाए? तू भी ना एक नंबर की बॉडम है बहू। तेरी बुआ सास कितनी सारी सब्जी का थैला लेकर आई है, इसी में से कुछ बना ले। हाँ हाँ बहू, ले जा। वैसे इसमें क्या क्या सब्जी है बुआ जी? क्या क्या नहीं बहू, बल्कि क्या सब्जी है, इसमें सिर्फ बैंगन है। वो क्या है ना, अब मैं अपने खेत में बैंगन की खेती करती हूँ, तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बैंगन बहुत पसंद है। चल जा, अब जल्दी से आलू और बैंगन डालकर आलू बैंगन की सब्जी बना ले। जी बुआ जी। निधि और स्वाति दोनों बहुएं बैंगन लेकर रसोई में जाती है और आलू बैंगन की सब्जी बूंदे रायते के साथ बनाकर तैयार कर लेती है। कुछ देर बाद सब उस बैंगन आलू की सब्जी को बड़ी चाव से खाते हैं। वाह, गाँव की सब्जी की बात ही अलग है, मजा आ गया। सच में बुआ जी? सच में आपके खेत की सब्जियों में ना जीजी बड़ा ही स्वाद है। हाँ, तो दिन रात मेहनत करती हूँ अपने खेतों में। 2 दिन बुआ वहाँ रहती है, जिसके बाद वो वापस गांव लौट जाती है और फिर उसी शाम। माँ जी, अब आज खाने में क्या बनाऊं? क्या बनाऊं मतलब? जीजी इतने सारे बैंगन लाई है, वो सड़ाने के लिए थोड़ी लाई है। जा जाकर बैंगन की सब्जी बना ले। क्या फिर से बैंगन? माँ जी, जब से बुआ आई है तब से हम वही सब खाए जा रही हैं। नहीं नहीं, मुझसे तो नहीं खाए जाएंगे। तभी ससुर प्रीतम भी बोल उठता है। हाँ निधि, कल भी तो आलू बैंगन बनाया था, आज फिर से वही बना दिया। अरे बाजार में बाकी सब्जियां मिलना बंद हो गई हैं क्या? कुछ बंद नहीं हुआ है, लेकिन माँ जी का कहना है कि बुआ जी जो बैंगन लाई है वो सड़ाने थोड़ी न है, इसलिए खराब ना हो जाए, इसी से बचने के लिए माँ जी बार बार ये आलू बैंगन बनाने को ही कहती हैं। हाँ, तो रसोई में क्या बन रहा है क्या नहीं, ये सब देखना तुम्हारा काम नहीं है। अब चुपचाप से खाना खाओ और फिर दुकान अपने काम पर जाओ। मेरी बहू को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। घर की रसोई में खाना तुम सब घर वालों की पसंद से नहीं, बल्कि रसोई का बजट देखकर बनाना पड़ता है। ये बात तुम सब मर्द कान खोलकर सुन लो, और जब तुम लोगों की तनख्वाह बढ़ जाएगी ना, तब आना अपनी डिमांड पूरी करने। बिल्कुल ठीक पकड़ा बाबूजी। सत्यानाश, फिर तो जब तक ये बैंगन खत्म नहीं होते मेरी तो भूख हड़ताल ही समझ लो। और मेरे ये सख्त आदेश है दोनों बहुओं को, जब तक ये सारे बैंगन खत्म नहीं हो जाते तब तक और कोई सब्जी नहीं बनेगी। बाबूजी, कब तक यूं भूख हड़ताल पर रहेंगे? जो बन रहा है चुपचाप खा लीजिए, और आप चिंता मत कीजिए, शाम को मैं आपके लिए आलू बैंगन के अलावा कुछ और बना दूंगी। अब ससुर जी के सामने कोई चारा नहीं था, उन्होंने वो खाना खा लिया इस उम्मीद में कि शाम को कुछ और बनेगा। फिर जब सब मर्द शाम को घर से लौटे। स्वाति, जल्दी से खाना लगा दो भाई, आज बड़े दिनों बाद उस आलू बैंगन से छुटकारा मिलेगा। बताओ तो क्या बनाया है आज खाने में? आप हाथ में धो लीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सभी जल्दी से खाने की टेबल पर बड़ी खुशी खुशी बैठ गए और जैसे ही सब्जी उनके सामने परोसी गई, उन सबके चेहरे की रंगत उड़ गई। ये क्या है? फिर से बैंगन? अरे बैंगन नहीं, बैंगन का भरता है ये। हाँ, लेकिन है तो बैंगन ही ना। मेरे लिए तो एक रोटी रखना, भूखी मर गई देखकर। हाँ बहू, मेरे लिए भी। अरे ऐसे तो आप सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा, आप आज ये खा लीजिए, कल मैं आप सबके लिए बैंगन की सब्जी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा वादा है। तुम सच कह रही हो ना? हाँ बाबा, नहीं बनाऊंगी। बस फिर क्या था, एक बार फिर वो सब उनके बहकावे में आ गए और जैसे तैसे बैंगन के भरते के साथ रोटी खा ली। फिर अगले दिन
लाओ लाओ, बहुत जल्दी से पराठे लाओ। आज तो पराठे की खुशबू से पूरा महक रहा है घर। हाँ निधि, बड़े दिनों बाद कुछ अलग खाने को मिलेगा। फिर जैसे निधि ने सबको टेबल पर पराठे परोसे तो सबके सब हैरान रह जाते हैं। ये क्या है? पराठे, और क्या। अरे भाभी, आलू बैंगन, बैंगन का भरता, ये सब खिला खिला कर आप सबका पेट नहीं भरा था, जो अब हम लोगों को टॉर्चर करने के लिए ये सब पराठे भी बना दिए। हाँ, बैंगन के पराठे बनाने वाली बहू, अब तुम हमें ये बैंगन के पराठे खिला खिला कर पका देना। बस फिर क्या था, अब घर में आए दिन बैंगन के पराठे बनने लगे। फिर एक दिन शकुंतला का बड़ा बेटा महेश पेट पकड़ कर आता है। क्या हुआ जी, आपने पेट क्यों पकड़ा हुआ है? भाग्यवान, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा बैंगन खाने की वजह से मेरे पेट में पथरी हो गई है और उन्होंने अब मुझे बिल्कुल भी बैंगन खाने के लिए मना किया है। अच्छे से जानती हूँ मैं, ये सब बैंगन से बचने के लिए आपके बहाने हैं। अरे जब आप रेस्टोरेंट में बैठकर बड़े मजे से बाहर खाना खा रहे थे ना, तभी मैंने आपको देख लिया था। मैं किसी काम से बाजार गई थी। अब महेश शर्म के मारे नजरें झुका लेता है। इसका मतलब तूने झूठ कहा? तो वो बेचारा और क्या करता, दिन रात बैंगन खा खा कर हम सब पक चुके हैं। तुम्हारी सब्जी न लाने की कंजूसी की वजह से ना हम सबको ठीक से रोटी भी नसीब नहीं होती। अरे आदमी सारा दिन मेहनत करता है कि घर आकर आराम से खाना खाएगा, लेकिन तुमने तो हमें ये बैंगन खिला खिला कर ही मार डालने का विचार बना लिया है। अब शकुंतला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बचे हुए बैंगन ले जाकर गरीबों में बांट देती है, जिसके बाद वो खुद बाजार जाकर तरह तरह की सब्जियां लाती है। फिर शाम को, ये ले बहू, आज तू हम सबके लिए शाही पनीर बना दे, और वो भी मूंग दाल के हलवे के साथ। ये सुनकर सभी घर वाले बड़े खुश होते हैं और दोनों बहुएं भी मिलकर बढ़िया सा शाही पनीर और मूंग दाल का हलवा बनाती हैं और सबके सामने परोसती हैं। कई दिनों बाद इतनी अच्छी सब्जी खाकर वो सब खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी पेट भर वो सब खाना खाते हैं। बीना और चंदन आजादपुर मंडी में साफ सफाई और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। शादी के तकरीबन 2 साल बाद बीना गर्भवती हुई। दोनों ही पति पत्नी इस बात से बहुत खुश थे और बेसब्री से नए मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन होने को शायद कुछ और मंजूर था। एक शाम जब दोनों काम से घर लौट रहे थे तो रास्ते में रेल पटरी क्रॉस करते वक्त चंदर का पैर पटरी में फंस गया। अरे अरे ये मेरा पैर, अरे ये क्या हो गया जी? जल्दी जल्दी पैर निकालने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर रहा हूँ बीना, लेकिन ये निकल ही नहीं रहा। बीना भी उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर बाहर नहीं निकल पाता। तभी उन्हें ट्रेन की आवाज आती है। जल्दी कीजिए जी, ट्रेन आ रही है। बीना, मुझे लगता है कि मेरा जाने का वक्त आ गया। तुम जाओ यहाँ से और अपना और मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मुझे भाग्य को अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से जाना होगा। नहीं, ऐसा मत कहिए जी, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं भी आपके साथ इसी पटरी पर अपनी जान दे दूंगी। नहीं, हमारे बच्चे के लिए तुम्हें जीना होगा बीना। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे की कसम। जैसे बीना पटरी से दूर जाती है तभी ट्रेन आकर विनोद को पल भर में काट देती है। बीना की आंखों के सामने उसके पति की मौत हो जाती है। एक ही पल में उसकी हंसती खेलती दुनिया उजड़ जाती है और वो एक विधवा बन जाती है। चंदर के जाने के बाद बीना बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। अब वो अकेली ही मंडी जाती और मेहनत मजदूरी करती और उससे जो कमाई होती है उससे अपना पेट भरने लगती है। एक दिन बीना घनश्याम को कुछ प्याज फेंकते हुए देख रही थी। अरे घनश्याम भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं बहन, जो प्याज खराब हो गए हैं उन्हें अलग करके फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो जो प्याज आप फेंक रहे हो वो आप मुझे दे दो, वो मुझ गरीब के काम आ जाएंगे। लेकिन बीना बहन, इन आधे सड़े गले प्याजों का आखिर तुम क्या करोगी? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप ये खराब प्याज मुझे दे दीजिए। ठीक है बहन, ले जाओ। वैसे भी ये मेरे किसी काम के नहीं। इसके बाद बीना उन खराब प्याजों को एक थैले में भर लेती है और शाम को अपने साथ घर ले आती है और उसमें से थोड़े ठीक प्याजों को अलग करके रख लेती है और जिनकी हालत ज्यादा ही खराब थी उन्हें अपने घर के बाहर बनी क्यारी में बो देती है। अगले दिन सुबह काम पर जाने से पहले बीना साफ छाटे हुए प्याजों को काटकर आटे में मिलाती है और साथ ही नमक, हरी मिर्च और अजवाइन डालकर उस आटे को गूंथ लेती है। खुद नाश्ता करके वो कुछ पराठे घनश्याम के लिए भी पैक करके ले जाती है। ये लो घनश्याम भैया, आपसे जो कल प्याज लेकर गई थी उनसे मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं, जरा आप भी चेक कर देखो। रोज दाल चावल खाकर आप बोर हो गए होंगे ना? बीना बहन, हम गरीबों के नसीब में तो दाल चावल और सूखी रोटी ही होती है, भला उससे भी क्या नाराज होना। अच्छा लाओ, तुम इतने प्यार से
प्याज के पराठे बनाकर लाई हो तो खाकर देखता हूँ। घनश्याम को बीना के हाथ के बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। बीना को अब 7वां महीना लग गया था, जिस वजह से वो मजदूरी नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से उसके घर खाने पीने की तंगी हो गई थी। ऐसे ही एक रोज जब वो खाना बनाने जाती है तो देखती है कि राशन के सभी डिब्बे खाली हैं। हे भगवान, एक बार को मैं तो भूखी रह लूंगी, लेकिन मेरे अंदर पल रही ये नन्ही जान कैसे भूखी रहेगी। इस हालत में तो कोई मुझे काम भी नहीं दे रहा, अब क्या करूं। हाँ, याद आया, अपनी जमीन में थोड़े प्याज उगाए थे ना, क्यों ना उनको निकाल लूं, वो अब पूरी तरह पक गए होंगे। बीना उन प्याजों को निकालती है और पड़ोस से थोड़ा आटा उधार मांग कर ले आती है। उसके बाद स्वादिष्ट प्याज के पराठे बनाती है। उसके पराठों की खुशबू को सूंघते हुए उसकी पड़ोसन आरती वहां पहुंच जाती है। अरे वाह बीना, तेरे घर से तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। आखिर क्या बनाया है तूने? कुछ नहीं बहन, ये प्याज के पराठे बनाए हैं। लो, तुम भी खाकर बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है बीना तेरे हाथों में। अरे इतने अच्छे पराठे तो ढाबे वाला भी नहीं बना पाता। मैं तो कहती हूँ तू प्याज के पराठे का एक ठेला लगाकर बेच और पैसे कमा। जब ऊपर वाले ने तुझे इस हुनर से नवाजा है कि तू इतना अच्छा खाना बना लेती है, तो इसका फायदा उठा। इसकी बात बीना को सही लगी और वो मदद के लिए घनश्याम के पास जाती है। घनश्याम के पास एक पुराना ठेला था जिस पर वो गलियों में जाकर प्याज बेचता था, लेकिन जब उसने मंडी में खुद की दुकान ले ली तब से वो ठेला बेकार ही खड़ा रहता था। घनश्याम वो ठेला बीना को देने के लिए तैयार हो जाता है। घनश्याम शाम को अपना पुराना ठेला लेकर बीना के घर पहुंचता है। ये लो बीना बहन, इसकी मरम्मत मैंने करवा दी है, अब तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम भैया, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर बीना सारी तैयारी कर लेती है और मंडी में जाकर अपने प्याज के पराठों का ठेला लगा लेती है। लेकिन काफी देर तक जब कोई ग्राहक नहीं आता तो वो सोचती है, हे भगवान, दिन ढलने को आ गया लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे को क्या खिलाऊंगी। लगता है अब बिजनेस चलाने के लिए कोई तरकीब लगानी होगी। एक काम करती हूँ, कम दाम करके बेचती हूँ। एक बार मेरे पराठों का स्वाद सबकी जुबान पर चढ़ गया तो वो कोई और जा ही नहीं पाएगा। इतना सोचकर बीना आधे दाम में प्याज के पराठे बेचने लगती है। कम दाम में बहुत सारे लोग बीना के पराठे खाने लगे। कुछ दिन बीना ने सबको कम दाम पर ही पराठे बेचे, लेकिन फिर जब उसके ग्राहक बढ़ गए तो उसने रेट बढ़ा दिए। लेकिन तब तक वो पूरी मंडी में प्याज के पराठों वाली के नाम से मशहूर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। वो भगवान के आगे हाथ जोड़कर बोलती है, ये भगवान, तेरी कृपा से और कुछ अच्छे लोगों की मदद से मेरा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है और मैं अच्छी खासी कमाई कर लेती हूँ। बस मुझ पर ऐसी अपनी कृपा दृष्टि रखना ताकि मैं अपने बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। कुछ ही दिनों में बीना खुद का ढाबा खोल लेती है। अब उसकी खूब अच्छी कमाई होने लगी थी। उसका काम और बढ़ गया था, इसलिए उसने अपनी मदद के लिए 2 लाचार औरतों को रख लिया था। बीना की डिलीवरी का समय भी आ गया और उसने एक बेटे को जन्म दिया। महीने भर का रेस्ट लेने के बाद वो वापस काम पर जाने लगी और अपने साथ अपने बच्चे को भी ले जाती। अब वो काम संभालने के साथ साथ अपने बच्चे की भी अच्छी परवरिश करने लगी और खुशी खुशी उसके साथ रहने लगी।